नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आए हैं वो तो सबके सामने है ही, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 लोकसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वो चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात इस रूप में है क्योंकि आमने सामने की लड़ाई मानी जा रही थी। एनडीए एक तरफ और दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन। लेकिन ये 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर न सिर्फ जीत दर्ज की गई बल्कि मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेला गया। ये सीटें हैं पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव जीते, 5,67,000 वोट आया उनको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। पवन सिंह काराकाट से 2,74,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और हिना साहब 2,93,000 वोट आया उनको। ठीक है, ये 2 उम्मीदवार हार गए, लेकिन इन्होंने दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस परिणाम से एक बात तो साफ है कि अगर उम्मीदवार मजबूत हो तो निश्चित तौर पर जनता भी उन्हें हाथों हाथ लेती है। उदाहरण है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र, जहां से पप्पू यादव 23,000 वोटों से, 23,000 से भी अधिक वोटों से उन्होंने संतोष कुशवाहा जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे उनको हराया। अब देखिए, पप्पू यादव की जीत महत्वपूर्ण क्यों है। मैं समझता हूं कि पवन सिंह और हिना साहब के साथ वो परिस्थिति नहीं थी जो पप्पू यादव के लिए परिस्थिति राजनीतिक तौर पर बनी थी। पप्पू यादव को हराने के लिए 2 फोर्स काम कर रहे थे। एक तरफ जेडीयू यानी कि एनडीए और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यानी कि इंडिया महागठबंधन। दोनों चाहते थे कि किसी भी सूरत में पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव न जीते। वैसे पूर्णिया से पप्पू यादव 3 बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके थे, 1991 में, 1996 में, 1999 में, और एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने फिर से पूर्णिया का रुख किया था। पहले तो वह कांग्रेस की टिकट पर लड़ना चाहते थे, कांग्रेस की भी सीट भी थी वो, पर राजनीतिक कारणों से वो सीट आरजेडी को चली गई और आरजेडी की जो उम्मीदवार थी बीमा भारती, वो जेडीयू से आरजेडी में आई थी, उनकी जमानत जब्त हो गई, वो तीसरे नंबर पर रही। तो इस विपरीत परिस्थिति में जिस प्रकार से पप्पू यादव ने लड़ाई लड़ी पूर्णिया में, वो कहा जा सकता है कि एक उम्मीदवार के तौर पर जिस मजबूती के साथ पूर्णिया में या पूर्णिया के लोगों ने, मतदाताओं ने उनका समर्थन किया, उनको वोट दिया, निश्चित तौर पर एक व्यक्ति का कमाल है। देखिए, बहुत सारे उम्मीदवार जीते हैं, 40 के 40 उम्मीदवार जीते हैं बिहार से, लेकिन अपना व्यक्तित्व पर कितने लोग जीते हैं आप खुद सोचिए। अपने दम पर कितने लोग जीते हैं। सब में किसी न किसी का सहारा है। कोई नरेंद्र मोदी के नाम पर जीता, कोई नीतीश कुमार के नाम पर जीता, कोई तेजस्वी यादव के नाम पर जीता, कोई लालू यादव के नाम पर जीता। तो ये अपने आप में एक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत एक व्यक्ति विशेष को कहीं से मिली है, वो है पूर्णिया। निश्चित तौर पर यह माना जाएगा क्योंकि पूर्णिया पप्पू यादव की पुरानी जगह रही है। बीच में वो मधेपुरा से भी सांसद हुए, लेकिन पूर्णिया से उनका विशेष लगाव रहा है और वो बार बार इस बात को दोहराते भी रहे। जब वो नामांकन के लिए गए थे, उनको आरजेडी की तरफ से ऑफर दिया गया कि आप मधेपुरा चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हम लोग भी पूर्णिया गए थे और पूर्णिया में जहां जहां घूमे सभी जातियों में पप्पू यादव का समर्थन देखने को मिला। लोग स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि पप्पू यादव मदद करते हैं, खासतौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये आस रहती है उनसे कि पप्पू यादव उनकी मदद करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये
जो पूर्णिया की जीत है वो पप्पू यादव की अपने दम पर की गई जीत है, जो कि आज की राजनीति में काफी मायने रखता है। दूसरी तरफ हम चर्चा करें पवन सिंह का। पवन सिंह को बीजेपी ने पहले आसनसोल से उम्मीदवार बनवाया, लेकिन वहां पर जो कुछ विवाद हुए उनके गानों को लेकर बंगाल में, और उसको देखते हुए बीजेपी ने कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा और टिकट वापस ले लिया। फिर इनकी कोशिश थी कि आरा से उनको टिकट मिल जाए, लेकिन आरा से चूंकि आरके सिंह थे केंद्रीय मंत्री, उनके रहते हुए पवन सिंह को नहीं दिया गया। अंत में थक हार कर काराकाट से उन्होंने नामांकन भरा, जहां एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार थे। अब काराकाट में ऐसी हवा चली, ऐसी पवन चली कि उपेंद्र कुशवाहा चले गए तीसरे नंबर पे। हालांकि 1,05,000 के करीब वोट से पवन सिंह हारे, लेकिन दूसरे नंबर पर है। उनको भी 2,74,000 वोट आए, वो भी एक व्यक्ति के लिए। हालांकि वो तो कलाकार हैं, भोजपुरी के पावर स्टार हैं, उनके जो बहुत सारे ऐसे प्रशंसक हैं, उनके फैंस हैं, जिसकी वजह से उनको ये वोट मिला। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सभी जातियों का वोट पवन सिंह को मिला है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जरूर अफसोस कर रही होगी, खासतौर पर आरा सीट के हारने के बाद, कि काश पवन सिंह को आरा से खड़ा कर देते, या फिर औरंगाबाद सीट हार गई बीजेपी, औरंगाबाद से भी पवन सिंह को टिकट दिया जाता तो आज शाहाबाद की स्थिति कुछ और होती। पवन सिंह की वजह से केवल एनडीए ने काराकाट का सीट ही नहीं खोया, बल्कि उसका इफेक्ट जो है आरा पर भी पड़ा, बक्सर पर भी पड़ा, आपको सासाराम पर भी पड़ा। तो निश्चित तौर पर पवन सिंह को कहीं से टिकट ना देना, एडजस्ट ना करना, ये बीजेपी की एक बड़ी चूक रही। और अगर वो खड़ा हुए भी थे निर्दलीय के तौर पे, तो उनको बैठाने की जो कोशिश होनी चाहिए बीजेपी की तरफ से, वो कोशिश नहीं दिखी, जिसकी वजह से आखिरी दौर में जो भी मतदान हुए, मतलब 8 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें 6 सीटें बीजेपी हार गई। अब आते हैं सिवान। हिना साहब 2009 से लगातार सिवान में प्रयास करती रही चुनाव लड़ने के लिए। 9 में लड़ा, 14 में लड़ा, 19 में लड़ा, हर बार वो पार्टी से चुनाव लड़ती थी। लेकिन इस बार वो खुद अपने दम पर उन्होंने चुनाव लड़ा और काफी दमदार तरीके से चुनाव लड़ा। वहां भी 2 महिलाओं के बीच में जबरदस्त टक्कर रही। विजय लक्ष्मी देवी, जो कि जेडीयू की अब सांसद बन गई है, जीत गई हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला रहा। और मुझे लगता है कि हिना साहब ने दिखा दिया कि पार्टी की कोई जरूरत हमें नहीं है, बगैर पार्टी के भी दमदार तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवारों की चर्चा करना इसलिए जरूरी मैंने समझा क्योंकि 2009 में आखिरी बार सिवान से ही निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते थे। उन्होंने हिना साहब को हराया था। तो निश्चित तौर पर उसके बाद अब 14 का चुनाव बीता, 19 का चुनाव बीता, कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीत के नहीं आया। इस बार तो आमने सामने की लड़ाई थी, एनडीए और महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन के बीच, तीसरा कोई था ही नहीं। और इन परिस्थितियों में इन 3 उम्मीदवारों ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे राजनीतिक दलों के कान जरूर खड़े हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।